Hello students, in this lecture we will study about direct sum of subspecies. So our today's topic is direct sum of subspecies. डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? कंसीडर कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ V. V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के. लेट V be a वेक्टर स्पेस over the field F and let W1 and W2 are two subspaces. W1 and W2 are two subspaces of V. Then the direct sum of W1 and W2 is denoted by W1 रिंग सम W2. डायरेक्ट सम को हम रिंग सम से डिनोट करते हैं. वैसे लीनियर सम होता है वैसे ही सम होता है ये भी, लेकिन वैसे रिंग सम से डिनोट करते हैं और एक स्पेशल कंडीशन इसमें ऐड हो जाती है. तो W1 एक सबस्पेस है, W2 एक सबस्पेस है, इन दोनों का लीनियर सम ऐड कर देंगे और उसके जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट इसका, दो एलिमेंट्स के दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में मिलते हैं. तो डायरेक्ट सम में क्या होता है? रिंग सम होगा. रिंग सम होगा तो एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी. तो डायरेक्ट सम जो है W1 और W2 का डिनोट होता है W1 डायरेक्ट रिंग सम W2 एंड इज डिफाइंड एज. और डिफाइन कैसे करते हैं? उसमें क्या कंडीशन ऐड होती है? इज डिफाइंड एज W1 रिंग सम W2 इज इक्वल्स टू, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में ही होंगे. ठीक है, इसका कोई वेक्टर अगर मैं ले लूं डेल्टा जो है वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में ही होगा सच दैट. लेकिन कंडीशन क्या होगी? अल्फा जो है वो W1 का वेक्टर होगा, बीटा W2 का वेक्टर होगा, आर यूनिक. ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे. यूनिक वेक्टर्स होने का मतलब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है. ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होने का मतलब डेल्टा कोई वेक्टर अगर मैं इसका ले रहा हूं W1 डायरेक्ट सम W2 का, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में W1 का वेक्टर W2 का वेक्टर उसके सम की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक है. मतलब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन डेल्टा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कह दूं कि अल्फा डैश जो है वो W1 में है, बीटा डैश जो है वो W2 में है, सच दैट डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश. कोई दूसरे वेक्टर्स के सम की फॉर्म में डेल्टा हमें नहीं मिले, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो. ठीक है, तो लीनियर सम में क्या होता था? लीनियर सम में बस दोनों सबस्पेसेस के वेक्टर्स का सम कर लेते थे. और यहाँ पे डायरेक्ट सम में क्या है? दोनों सबस्पेसेस जो हैं उनके वेक्टर्स का सम करा है, लेकिन वो सम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कैसा है? यूनिक है. वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक तभी होगा जब यूनिक अल्फा और यूनिक बीटा हमें W1 और W2 में मिलेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा मिल रहा है. ठीक है, अल्फा या बीटा अगर चेंज करेंगे तो डेल्टा ना मिले, कोई दूसरा वेक्टर मिले. रिप्रेजेंटेशन डेल्टा का यही रहे. डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन यही होना चाहिए कि ऑर्डरिंग भी नहीं बदले. ऐसा नहीं कि अल्फा इधर कर दिया बीटा इधर कर दिया, ऑर्डरिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए. तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो. ठीक है, और जो वेक्टर्स मिले वो W1 और W2 के सम की फॉर्म में मिले, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट सम है W1 और W2 का. ठीक, इन पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलरली हम ऐसे कह सकते हैं V is said to be direct sum of W1 and W2 if V equals to W1 direct sum W2. पर्टिकुलर केस में मतलब W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के. V जो है खुद वेक्टर स्पेस खुद डायरेक्ट सम कहलाएगा अपने सब स्पेसेस W1 और W2 का. अगर V जो है वो डायरेक्ट सम के इक्वल हो W1 डायरेक्ट सम W2 जो है, इन दोनों का डायरेक्ट सम है उससे V मिले हमें. ठीक है, अगर उससे पूरा वेक्टर स्पेस मिल रहा है तो हम कहेंगे V वेक्टर स्पेस इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 एंड W2. तो इस पे बेस्ड वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम होता है. इस पे बेस्ड एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे अभी. ठीक है, डेफिनेशन ये नोट कर लीजिएगा. अब V अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम कब होगा?
उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a vector space to be the direct sum of its subspaces, क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई वेक्टर स्पेस अपने सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम होगा। ठीक, लेट कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के। V वेक्टर स्पेस है, W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक है, तो हम कहेंगे V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। V डायरेक्ट सम होने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम W2। V इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 एंड W2 इफ एंड ओनली इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन इज V इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। V जो है W1 और W2 का लीनियर सम हो, मतलब V का कोई भी वेक्टर जो है वो W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में हो। ठीक, सेकंड कंडीशन इज W1 इंटरसेक्शन W2, इन सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर हो। The only common vector between W1 and W2 is zero vector. W1 intersection W2 contains only the zero vector. इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर हो। तो V जो है अगर डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसेस का, तो ये कंडीशन नेसेसरली सेटिस्फाई होंगी, मतलब V W1 प्लस W2 का इक्वल होगा, V लीनियर सम होगा W1 और W2 का। इन एडिशन V W1 और W2 जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन केवल जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा। ठीक है, और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी वेक्टर स्पेस में, V एक वेक्टर स्पेस है, W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस के, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दो कंडीशन क्या है? V इज अ लीनियर सम ऑफ इट्स सब स्पेसेस W1 and W2 and W1 intersection W2 contains only the zero vector, then we can say that these conditions are sufficient to tell us that V is direct sum of its subspaces W1 and W2। ये कंडीशन सफिशिएंट होंगी तब उस केस में ये बताने के लिए कि V जो है वो डायरेक्ट सम है अपने सबस्पेसेस W1 और W2 का। तो इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। तो ये तो हेडिंग है, स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का स्टेटमेंट होगा a vector space V is the direct sum of its subspaces W1 and W2 if and only if these two conditions are satisfied। First condition is V is linear sum of W1 and W2, and second condition is W1 intersection W2 contains only the zero vector। W1 intersection W2 में केवल जीरो वेक्टर हो, कोई नॉन जीरो वेक्टर इसमें इंक्लूडेड ना हो, जो कॉमन हो दोनों में, W1 और W2 में, दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में केवल जीरो वेक्टर हो। ठीक, ये दो कंडीशंस, ये दोनों तरफ से हमें प्रूव करना है इस थ्योरम को। तो दोनों तरफ से प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? नेसेसरी पार्ट प्रूव करेंगे। नेसेसरी पार्ट में ये बताएंगे कि कंडीशंस ये नेसेसरीली ट्रू होंगी जब V डायरेक्ट सम है। मान के चलेंगे कि वेक्टर स्पेस V जो है वो डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसेस का, और प्रूव ये करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट V be the direct sum of its subspaces V be the direct sum of its subspaces W1, सबस्पेसेस कौन कौन से? W1 and W2। लेट कर लिया V डायरेक्ट सम है अपने सबस्पेसेस W1 और W2 का। Then we have to show that क्या क्या शो करना है? V equals to W1 plus W2, एक तो ये शो करना है, एंड ये शो करना है W1 intersection W2 contains only the zero vector। W1 intersection W2 में जो कॉमन वेक्टर है W1 और W2 में वो केवल जीरो वेक्टर है। ठीक, ये दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। अब देखिए हमें गिवन है V डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसेस का।
V अपने दो सब स्पेसेस जो है इसके W1 और W2 उन दोनों का डायरेक्ट सम हमें गिवन है। V डायरेक्ट सम गिवन है तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से V अपने सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम तब होगा जब V का कोई भी वेक्टर जो है वो W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं वी नो दैट, बल्कि ऐसे लिखिए since V is the direct sum, since V is the direct sum, since V is the direct sum of its subspaces, V is the direct sum of its subspaces W1 and W2, therefore every vector in V, therefore every vector in V is expressible, every vector in V is expressible as the sum of, every vector in V is expressible as the sum of a vector of W1 and a vector of W2, and this representation is unique, और ये रिप्रेजेंटेशन भी कैसा होगा, यूनिक होगा। तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या होती है, V अगर W1 और W2 के डायरेक्ट सम है, इट मींस V का कोई वेक्टर W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा, प्लस वो रिप्रेजेंटेशन जो होगा सम की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। तो हम यही हमने लिखा है क्योंकि V डायरेक्ट सम है अपने सब स्पेसेस का, इसलिए एवरी वेक्टर इन V, हर वेक्टर जो है V का वो एक्सप्रेसिबल होगा एज द सम ऑफ अ वेक्टर ऑफ W1 एंड अ वेक्टर ऑफ W2 एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। तो क्योंकि कोई भी वेक्टर जो है V का वो W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा, सम की फॉर्म में है, इट मींस V इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ये वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमें दो बातें प्रूव करनी थी, V बराबर W1 प्लस W2, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, तो V का कोई भी वेक्टर W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में है, सम की फॉर्म में है, तो इट मींस V इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो हम यहां से कह सकते हैं डेफिनेशन के बाद कि 10 V इक्वल्स टू W1 प्लस W2, V W1 प्लस W2 के बराबर तो होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। प्लस अब सेकंड कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी है कि W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर, W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो वेक्टर हो। अब इसे दिखाने के लिए कि इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर है, हम इसे प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से। हम मान लेंगे कि इंटरसेक्शन में जीरो वेक्टर के अलावा भी कोई नॉन जीरो वेक्टर भी है, ठीक। तो लेट कर लेंगे नाउ, लेट अल्फा नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने मान लिया कि अल्फा जो है नॉन जीरो वेक्टर है W1 इंटरसेक्शन W2 में, अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है W1 इंटरसेक्शन W2 में, इट मींस अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू W2। अल्फा W1 में भी होगा और अल्फा W2 में भी बिलोंग करेगा, अल्फा दोनों में बिलोंग करेगा। अल्फा वेक्टर जो है वो दोनों में बिलोंग करेगा, सिंस W1 and W2 are subspaces, W1 and W2 are subspaces of V। W1 और W2 सबस्पेसेस हैं, सबस्पेसेस हैं, इट मींस दोनों में जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। thus ठीक है, तो यहां से जीरो वेक्टर जो है हम ये कह सकते हैं जीरो वेक्टर W1 में भी होगा और जीरो वेक्टर किसमें होगा, W2 में भी होगा। जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो वेक्टर W2 में भी है। अब अल्फा जो वेक्टर है, अल्फा कोई भी वेक्टर अगर मैं ले लूं, ये W1 इंटरसेक्शन W2 में ले रहा हूं अल्फा वेक्टर, W1 इंटरसेक्शन W2 खुद किसमें कंटेन्ड है, V में, तो अल्फा V का वेक्टर है, अल्फा V का वेक्टर है 10, अल्फा बिलोंग्स टू V implies अल्फा इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस अल्फा, where जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1, अल्फा बिलोंग्स टू W2 एंड, तो अल्फा अगर मैं कोई V का वेक्टर लूं तो अल्फा जो V का वेक्टर ले रहा हूं तो अल्फा का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है कि जीरो वेक्टर मैंने W1 का ले लिया और अल्फा W2 का ले लिया, तो ये दोनों जब हमने चूज करे तो इन दोनों का सम जब करूंगा तो वेक्टर जो मिलेगा वो W1 प्लस W2 का मिलेगा। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे जीरो वेक्टर W1 का और अल्फा W2 का, एंड अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस जीरो वेक्टर वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1
एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W2। यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व करा कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग, अल्फा को v का वेक्टर है, अल्फा के करस्पॉन्डिंग हमें दो रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं। अल्फा के करस्पॉन्डिंग कितने रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं? अल्फा के दो रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता है यूनिक है, रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। क्यों? क्योंकि v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, ये हमें गिवन है कि v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। तो v का कोई भी वेक्टर जो है वो W1 और W2 के वेक्टर्स के सम के फॉर्म में जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। thus there exist two representations of alpha belongs to v। alpha belongs to v के दो representations होंगे, but the representation of vectors in v is unique। लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो कैसा है? यूनिक है। Hence it is a contradiction। तो हम contradiction पे अराइव हो गए, contradiction पे पहुंच गए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो रिप्रेजेंटेशन यूनिक है मतलब जो दो रिप्रेजेंटेशन हमें मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं। गलत क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम स्टार्टिंग से गलत मान के चल रहे हैं। हमने जो माना है वो गलत माना है। हमने नॉन जीरो वेक्टर लिया है W1 इंटरसेक्शन W2 में, वो पॉसिबल ही नहीं है। Thus our assumption is wrong। It means हमारा assumption जो है वो कैसा है? गलत है। Thus our assumption is wrong। हमारा assumption गलत है। Hence assumption गलत है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो वेक्टर ही बिलोंग करेगा। W1 इंटरसेक्शन W2 contains only the zero vector। तो एक कंडीशन v बराबर W1 प्लस W2 यहाँ बता दी थी हमने डेफिनेशन से, और सेकंड कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 contains only the zero vector। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये दोनों कंडीशन नेसेसरली ट्रू होंगी जब v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। अब अपोजिट साइड से मतलब मान लेंगे कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, तो शो ये करना होगा v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। तो सफिशिएंट पार्ट हेडिंग डाल लेंगे। सफिशिएंट पार्ट हेडिंग सफिशिएंट पार्ट में लेट कर लेंगे v इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर। ये हमने मान लिया कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये मान लिया, और प्रूव क्या करना है कि v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। देन वी हैव टू शो दैट v equals to direct sum of W1 and W2। v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, ये हमें शो करना है। तो ये शो करने के लिए कि v डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, हमें ये शो करना होगा कि v जो है, v का कोई भी वेक्टर W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? यूनिक होगा। अब क्योंकि v W1 प्लस W2 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, v लीनियर सम है W1 और W2 का, ऑलरेडी गिवन है, तो इट मींस v का कोई वेक्टर जो है W1 और W2 के वेक्टर्स के सम के फॉर्म में तो होगा इस कंडीशन से। ठीक है, तो बस हमें ये दिखाना होगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा है? यूनिक है। कोई भी वेक्टर ले लेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और शो ये करना होगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसा है? यूनिक है। तो सिंस v is linear sum of W1 and W2, therefore it is sufficient to show that the representation of vector alpha belongs to v, that is alpha equals to, और इसे डेल्टा ले लेंगे, representation of vector delta belongs to v, delta equals to alpha plus beta, where alpha belongs to W1, beta belongs to W2 is unique। तो बस ये दिखाना वो होगा, सफिशिएंट होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर एवरी वेक्टर अल्फा डेल्टा बिलोंग्स टू v, v का कोई भी वेक्टर ले लें हम,
उसका रिप्रेजेंटेशन डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फा W1 का वेक्टर है, बीटा W2 का वेक्टर है, ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। तो इसे यूनिक शो करना है, हम मान लेंगे कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और शो ये करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेशन भी इसी रिप्रेजेंटेशन के इक्वल है। तो हम कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे, लेट डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बी एनी अदर representation of delta where alpha dash belongs to W1, beta dash belongs to W2। हमने मान लिया कि कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा का ही, और ये भी एक डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन है। हमें शो करना है कि ये यूनिक होगा। यूनिक होने के लिए हम ये शो करते हैं कि अल्फा अल्फा डैश के बराबर है, बीटा बीटा डैश के बराबर है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए दोनों डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन है। नाउ दोनों डेल्टा का रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। दिस इंप्लाइज, यहां से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के। निगेटिव ऑफ बीटा जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, निगेटिव ऑफ बीटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस निगेटिव ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस निगेटिव ऑफ बीटा। निगेटिव ऑफ बीटा जो है हमने वो दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, निगेटिव ऑफ बीटा हमने जब दोनों तरफ ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश माइनस बीटा। इस फॉर्म में हमें मिल गया ये। ठीक है, इसे आगे क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश माइनस बीटा। अब अल्फा डैश जो है उसका निगेटिव दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दिस इंप्लाइज माइनस का अल्फा डैश प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का अल्फा डैश प्लस अल्फा प्लस बीटा डैश माइनस बीटा। तो यहां से ये बन जाएगा अल्फा माइनस अल्फा डैश इक्वल्स टू बीटा डैश माइनस बीटा। इस फॉर्म में आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा डैश, तो सॉरी अल्फा माइनस अल्फा डैश इज इक्वल्स टू बीटा डैश माइनस बीटा। इस फॉर्म में हमें मिल गया। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्व करेंगे हम, सिंस अल्फा अल्फा डैश बिलोंग्स टू W1, अल्फा और अल्फा डैश जो है वो दोनों किसके वेक्टर्स हैं, अल्फा डैश W1 का है, अल्फा भी W1 में था, अल्फा और अल्फा डैश दोनों W1 में है। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस अल्फा डैश किसमें बिलोंग करेगा, W1 में, क्योंकि W1 एक सबस्पेस है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी W1 में होगा, दोनों का डिफरेंस W1 में होगा। दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस अल्फा डैश किसके इक्वल है, बीटा डैश माइनस बीटा के, तो अल्फा माइनस अल्फा डैश को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां से कह सकते हैं बीटा डैश माइनस बीटा बिलोंग्स टू W1, ये W1 में होगा। ठीक है, ऑल्सो सिंस बीटा और बीटा डैश ये दोनों वेक्टर्स किसके हैं, W2 के वेक्टर्स हैं, W2 के वेक्टर्स हैं, इट मींस बीटा डैश माइनस बीटा किसमें बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा। बीटा डैश माइनस बीटा जो है वो W2 में बिलोंग करेगा। बीटा डैश माइनस बीटा जो है वो W2 में है, और बीटा डैश माइनस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा माइनस अल्फा डैश के इक्वल है। बीटा डैश माइनस बीटा जो है वो अल्फा माइनस अल्फा डैश के इक्वल है, तो उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा डैश भी किसमें बिलोंग करेगा, W2 में। नाउ अब देखिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने ये देखा अल्फा माइनस अल्फा डैश जो था, अल्फा माइनस अल्फा डैश किसमें बिलोंग कर रहा है, W1 में, और यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा डैश किसमें बिलोंग कर रहा है, W2 में। अल्फा माइनस अल्फा डैश W1 में भी है, अल्फा माइनस अल्फा डैश W2 में भी है। अल्फा माइनस अल्फा डैश belongs to W1 and alpha minus alpha dash belongs to W2. This implies alpha minus alpha dash belongs to W1 intersection W2. दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा क्योंकि दोनों में बिलोंग कर रहा है। एंड हमने ये ऑब्जर्व करा बीटा डैश माइनस बीटा, बीटा डैश माइनस बीटा जो है यहाँ पे W1 में है, और बीटा डैश माइनस बीटा यहाँ से W2 में है, तो ये W1 में भी है, एंड बीटा डैश माइनस बीटा बिलोंग्स टू W2 में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है। इट मींस बीटा डैश माइनस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो बीटा डैश माइनस बीटा जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 में है, अल्फा माइनस अल्फा डैश W1 इंटरसेक्शन W2 में है, बट द इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर। ये हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 में केवल जीरो वेक्टर ही है, केवल जीरो वेक्टर है। हम कह रहे हैं ये वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है, ये वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मींस ये वेक्टर इसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं सिंस
W1 intersection W2 contains only the zero vector, therefore जो हम वेक्टर्स बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन में होंगे, दोनों वेक्टर्स किसके बराबर होंगे, अल्फा माइनस अल्फा डैश जीरो वेक्टर के, बीटा डैश माइनस बीटा किसके, जीरो वेक्टर के। तो दिस इंप्लाइज, यहां से पता लगेगा कि अल्फा अल्फा डैश के बराबर है और बीटा बीटा डैश के बराबर है। तो जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन दिया था अल्फा अल्फा डैश के बराबर हो गया बीटा बीटा डैश के, इट मींस डेल्टा बराबर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश जो है वो वही रिप्रेजेंटेशन है अल्फा प्लस बीटा के। हेंस यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, हेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा इज यूनिक। अब रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, इट मींस thus V is direct sum of W1 and W2। V जो है W1 और W2 के का डायरेक्ट सम है। थैंक यू।